नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मध्य प्रदेश के वीरों के इतिहास की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महान शासक जिन्होंने गोंड साम्राज्य में 52 किलों पर अधिकार कर गोंड सत्ता को जो है काफी मजबूत कर दिया था। और आज की कहानी के हमारे नायक हैं जिनका नाम है राजा संग्राम शाह गोंड। तो राजा संग्राम शाह गोंड कौन थे और किस तरीके से उन्होंने जो है इस राज्य की स्थापना की थी, गोंडवाना को मजबूत किया, ये आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो 15 मिनट मुझे दीजिए और संग्राम शाह के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं, वो सभी की सभी आपको पता चल जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के वीरों के इतिहास की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं राजा संग्राम शाह गोंड, जिनका एक फेमस टाइटल नेम है जिसे हम बोलते हैं 52 गणाधिपति अर्थात 52 किलों के स्वामी। तो आखिर ये क्या कहानी है 52 किलो के स्वामी की, आइए चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी कि किस प्रकार जो है हमारे जो संग्राम शाह हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। संग्राम शाह के गद्दी पर बैठने की कहानी क्या एक्चुअली में, इसे समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा एक अभिलेख के पास और इस अभिलेख का नाम है रामनगर प्रशस्ति अभिलेख। देखिए, रामनगर प्रशस्ति जो अभिलेख है उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना है। रामनगर प्रशस्ति अभिलेख, रामनगर जो प्रशस्ति है या रामनगर प्रशस्ति अभिलेख इसको कहा जाता है। इस अभिलेख के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इस अभिलेख को लिखा है, रचनाकार, उनका नाम है पंडित जय गोविंद। क्या नाम था? पंडित जय गोविंद इसके रचनाकार हैं। और पंडित जय गोविंद ने क्या लिखा है इसमें जरा ध्यान से सुनना। पंडित जय गोविंद ने इस रामनगर प्रशस्ति में, याद रखिएगा, गोंड वंश के 53 राजाओं का उल्लेख किया है। बेसिकली ये जो अभिलेख है इसमें गोंड वंश के राजाओं की वंशावली मिलती है। गोंड वंश के 53 राजाओं का उल्लेख है, 53 राजाओं का उल्लेख है पहली चीज। और ये आपको याद रखना, ये जो 53 राजा हैं इनकी जो वंशावली है वो शुरू होती है कहाँ से, याद रखिएगा। इनकी जो वंशावली शुरू होती है वो शुरू होती है हमारी यादव राय से। यादव राय जो कि गोंड वंश के संस्थापक थे, यादव राय से प्रारंभ होकर, यादव राय से प्रारंभ होती है। और जिन शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यानी ये जो रामनगर प्रशस्ति है इसके रचनाकार तो ये हो गए। और किस राजा का है ये अभिलेख, तो वो है हमारे, याद रखिएगा, हृदय शाह गोंड, जिन्होंने रामनगर को कैपिटल बनाया था। तो हृदय शाह गोंड के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था और इस अभिलेख का नाम क्या था, रामनगर प्रशस्ति। तो इस अभिलेख में उन्होंने, राजा हृदय शाह जो गोंड थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में लिखवाया था। और इसमें उन्होंने बताया था कि हमारे जो आदि पूर्वज हैं वो यादव राय हैं, इनके द्वारा ही क्या किया गया था, गोंड वंश की स्थापना की गई। और याद रखिएगा, इसी 53 राजाओं की क्रम में 53 जो राजा रहे हैं यादव राय से लेकर, इसमें इसी की 48वीं पीढ़ी में, 48वीं पीढ़ी में, याद रखिएगा, यानी 48वें जो राजा हैं, याद रखिएगा, वो उन राजा का नाम क्या था, उन राजा का नाम था संग्राम शाह। तो आखिर संग्राम शाह कौन है, इसके बारे में एक डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है रामनगर प्रशस्ति अभिलेख। इसके जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्या है कि रामनगर प्रशस्ति अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए किस राजा का है, हृदय शाह गोंड। इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पंडित जय गोविंद है। ये कहाँ से मिला है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रामनगर। इसमें कितने राजाओं का उल्लेख है, गोंड वंश के 53 राजाओं का उल्लेख है। और 48वीं पीढ़ी में कौन होते हैं, संग्राम शाह। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ये हो गई बात यहां पर। अब सवाल ही उठता है कि आखिर संग्राम शाह गोंड को सत्ता कैसे मिली और इन्होंने क्या क्या किया। तो बहुत कम शब्दों में आपको बताता हूं। इस कहानी को आप ऐसे समझिए कि एक गोंड राजा थे, एक गोंड राजा थे और उनका नाम था, ये हमारा गोंडवाना साम्राज्य है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये है हमारा गोंडवाना साम्राज्य। और ये जो गोंडवाना साम्राज्य, इस गोंडवाना साम्राज्य के जो शासक हैं उनका नाम था अर्जुन दास। यानी अभी राजा कौन है, अर्जुन दास गोंडवाना के राजा हैं। और अर्जुन दास के दो बेटे हैं। अर्जुन दास के कितने पुत्र हैं, अर्जुन दास के दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है आमन दास, या जिसे अमन दास भी कहते हैं, आमन दास, याद रखिएगा। और दूसरे थे जिनका नाम था जोगीराज। क्या नाम था, जोगीराज। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है कि गोंडवाना राज्य का एक पड़ोसी राज्य था और इस राज्य का नाम था बघेल राज्य, जिसे हम बघेलखंड कहते हैं ना, वो इन्हीं बघेल राजाओं के नाम पर बघेल राज।
बघेल राज्य के जो शासक थे उनका नाम था, जो यहाँ के शासक हैं उनका नाम था वीर सिंह देव। वीर सिंह देव बघेल है, जो कि एक शक्तिशाली राजा थे, वीर सिंह देव बघेल। तो ये भी आपको याद रखना वीर सिंह देव बघेल के बारे में। अब होता क्या है कि ये जो राजा है गोंडवाना के, जिनका नाम अर्जुन दास है, और इनके दो बेटे हैं, एक का नाम आमरदास और एक का नाम जोगीराज है। प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो ये बेटा है वो विद्रोही प्रवृत्ति का था, जिसका नाम आमन दास था, और विद्रोह करके ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं, जिनका नाम होता है, किसके राज्य में भाग जाते हैं, बघेल राज्य के राजा वीर सिंह देव के यहाँ शरण लेते हैं। इस समय अब अर्जुन दास ने क्या किया, अर्जुन दास ने अपने दूसरे बेटे को राजा बना दिया, जिनका नाम जोगीराज था। तो जोगीराज जो है वो राजा बना दिए गए। अब इस बात से नाराज हुए कौन, आमरदास नाराज हुए, और आमरदास ने आकर क्या कर दिया, बाद में ये यहाँ से लौटे और उन्होंने आके अपने पिता की हत्या कर दी, जिनका नाम था अर्जुन दास, और अपने पिता की हत्या करके जो है इस राज्य पर अधिकार कर लिया। किस राज्य पर, गोंडवाना पर। लेकिन जैसे ही ये खबर लगी किसको, वीर सिंह देव को, तो वीर सिंह देव ने क्या किया, इस राज्य पर हमला कर दिया। किस राज्य पर, यानी बघेल राज्य पर हमला, इस पे गोंडवाना राज्य पर हमला करके इसे अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि गोंडवाना के जो शासक है अर्जुन देस, उनकी हत्या कर दी उनके बेटे ने, जिनका नाम आमरदास है। लेकिन आमरदास के इस राज्य पर कब्जा कर लिया वीर सिंह देव, जो बघेल शासक हैं, जो उनके पड़ोसी राजा हैं। लेकिन वीर सिंह देव से बाद में इसने, जो आमरदास है, यानी ये वाला जो लड़का है आमरदास, इसने माफी मांगी, और माफी मांगते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्योंकि पुराने संबंध थे, क्योंकि पहले इनके नौकरी कर चुका था, तो राजा वीर सिंह देव ने इसे माफ कर दिया और इन्हें गोंडवाना का शासक बना दिया। और यही जो शासक हैं गोंडवाना के, जो कहलाते हैं आमरदास। आमरदास, धीरे याद रखिएगा, आमरदास जो है राजा बने, और यही आमरदास आगे चल के क्या बन जाएंगे, आमरदास के पास एक टाइटल होगा जिसको हम बोलते हैं संग्राम सा। तो संग्राम सा कैसे बने ये हम जानते हैं। फिलहाल आपको ये जानना है कि ये अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। तो आइए मैं स्टोरी को पढ़ के बताता हूँ आपको। जीवन परिचय के बारे में जो मैंने आपको बताया वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। क्या है कि इनके अर्जुन दास के दो पुत्र थे, एक का नाम था आमरदास और एक का नाम जोगीदास या जोगीराज था। ठीक है, आमरदास की दो पत्नियां भी थी, एक पत्नी का नाम पद्मावती और एक का नाम सुमति था। पद्मावती से उनको दो बेटे होंगे, यानी संग्राम शाह के भी दो बेटे, एक का नाम दलपत शाह और चंद्र शाह, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनको ये जो टाइटल है संग्राम शाह वो किसने दिया। तो इसके पीछे दो कहानियां चलती हैं। एग्जाम के लिए जो याद रखनी, जो अबुल फजल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि संग्राम शाह जो उपाधि है वो गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण आमरदास को दी थी। ठीक है, ये स्टोरी भी मैं आपको बताता हूं। यानी आपको अगर ये पूछा जाए कि आखिर संग्राम शाह को संग्राम शाह का टाइटल किसने दिया, तो आप याद रखिए गुजरात का शासक है बहादुर शाह, जो बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आमरदास की जो दो पत्नियां हैं, जिनके नाम पद्मावती और सुमति हैं, इनका उल्लेख उनके ग्रंथ, जिसका नाम है, जिसमें उन्होंने खुद ही लिखा है, रस रत्नमाला में मिलता है। मैं अभी इसके बारे में भी और चर्चा करूंगा। आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। अब आगे क्या हुआ, तो गद्दी कैसे प्राप्त की तो मैंने बता दिया। अबुल फजल ने इसमें लिखा है कि अबुल फजल की रचना अकबरनामा के अनुसार अर्जुन दास ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आमरदास को उसकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण कैद कर लिया था, किंतु शीघ्र ही कैद से छोड़े जाने के उपरांत आमरदास बघेलखंड के शासक वीर सिंह देव, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वहां पर चला गया और उनके पुत्र के वीर भानु सिंह देव, जो उनके पुत्र के, उनके संरक्षक के रूप में काम किया। कुछ वर्षों के उपरांत जब वीर सिंह देव सिकंदर लोदी की सेवा में दिल्ली गया, तो उसी समय आमरदास को पता चला कि उसके पिता अपने छोटे पुत्र जोगीदास को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। तो उसने क्या किया, गड़ा आया, लौटा, और उसने आकर जो है अपने पिता अर्जुन दास की हत्या कर दी और गड़ा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि जब इस बात की जानकारी वीर सिंह देव को पता चली, तो उन्होंने गड़ा पर आक्रमण किया तथा आमरदास को वहां से भागना पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वीर सिंह देव के पास आकर क्षमा याचना की, जिससे वीर सिंह देव ने उसे गड़ा का राज्य जो है सौंप दिया। तो कुल मिलाकर अभी हमने तीन चीजें जानी कि संग्राम शाह गड़ा के शासक कैसे बने, और संग्राम शाह को याद रखिएगा, संग्राम शाह को किसने गड़ा का राज्य वापस दिया। अब कहानी में अगला मोड़ है कि कैसे इन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना की, 52 किलों को जीता। तो अब हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करने वाले हैं कि इनका जो संघर्ष है वो मेनली किस किस से हुआ। तो देखो, मैं अगर इसको थोड़ा सा समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय की ये बात है, गोंडवाना कुछ ऐसे फैला हुआ था। ये हमारा गोंडवाना है, याद रखिएगा, गोंडवाना साम्राज्य है।
गोंडवाना साम्राज्य को या गोंडवाना राज्य को दो ओर से दो लोग घेरते हैं। इधर से अगर हम देखें तो ये राजपूत शासक हैं जिनका नाम बघेल है, और बघेलों से इनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो अभी बघेल खंड के शासक हैं जिनका नाम क्या है, वीर सिंह देव, वो उनके मित्र बन चुके हैं। इधर बात करेंगे तो यहाँ पर एक मुस्लिम राज्य है जिसका नाम मालवा है, और ये इनका सबसे दुश्मन राज्य है मालवा। मालवा में शासन है खिलजी वंश का है, जो गयासुद्दीन खिलजी आपने नाम सुना होगा, महमूद खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर हम बात करें इसी समय, तो इसी समय बुंदेलखंड की अगर बात करेंगे, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में किसका शासन है, याद रखिएगा बुंदेलखंड में इसमें बुंदेलखंड के जो शासक हैं उनका नाम है कालिंजर के शासक, जो कालिंजर इसकी राजधानी है, राजा कीरत सिंह। क्या नाम है, राजा कीरत सिंह चंदेल, जिनकी पुत्री होंगी हमारी कौन, याद रखिएगा रानी दुर्गावती। बघेल शासक कौन है, वीर भानुदेव हैं। वीर भानुदेव के बाद पहले हैं हमारे वीर सिंह देव, और वीर सिंह देव के बाद उनका लड़का गद्दी पर बैठेगा जिनका नाम होगा वीर भानु, इनका बेटा होगा। चलो बेटे को अभी रहने दो। मालवा में गयासुद्दीन खिलजी का शासन चल रहा है। मालवा का शासक कौन है, गयासुद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। तो पहले तो इनका जो संघर्ष है वो यहाँ पर होता है, ये आपस में इधर संघर्ष करते रहते हैं मालवा के शासक से, और बताते हैं कि जब मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने हमला किया तो गोंडवाना के शासक संग्राम शाह ने उनको डिफीट कर दिया। नंबर 1, इनके साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंदेल वंश की जो राजकुमारी हैं, कीरत सिंह की पुत्री हैं, जिनका नाम था रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती से अपने बेटे की शादी कर दी, जिन्हें हम रानी दुर्गावती से अपने बेटे की शादी कर दी, और इनके बेटे का नाम था दलपत शाह। इनके साथ मित्रवत संबंध थे। अगर आप इस कहानी को समझ पा रहे हैं तो ये समझ पा रहे होंगे कि जो राजा संग्राम शाह हैं, जो कि गोंड शासक हैं, उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा अपने दो शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध बनाए। एक राजपूत बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों से वैवाहिक संबंध किए और अपने बेटे की शादी रानी दुर्गावती से कर दी। बघेल राज्य के राजा से उनके मित्रवत संबंध है। केवल एक ही फ्रंट पे तो लड़ना पड़ रहा है, तो गोंडवाना की लड़ाई वेस्ट में थी, याद रखिएगा, मालवा के खिलजी सुल्तानों से थी जो मालवा में शासन करते थे। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा और इन राजपूत राज्यों की सहायता से एक बड़ा राज्य स्थापित किया, और बताया जाता है कि इनके पास 52 किले थे। इसीलिए एक संस्कृत श्लोक संग्रह है गणेश नृप वर्णनम, जिसमें यह कहा गया है कि 52 किलों के स्वामी थी, इसीलिए इनको 52 गणाधिपति कहा जाता है। अब इसी समय एक और समस्या है, वो भी जान लीजिए। कुछ समय पश्चात यहाँ पे गुजरात है, और गुजरात के जो शासक हैं, गुजरात के जो शासक हैं वो लगातार हमला करते हैं, कहां पर, मालवा पर। तो जब वो मालवा पर हमला करेंगे तो याद रखिएगा मालवा में एक जगह है रायसेन। कौन सी जगह है, रायसेन। तो जब वो रायसेन पर हमला करेंगे गुजरात के शासक, जिनका नाम होगा बहादुर शाह, तो बहादुर शाह ने जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब मालवा पे हमला किया और रायसेन पर हमला किया, तो इस रायसेन विजय में उन्होंने, क्योंकि देखो गोंडवाना का दुश्मन मालवा, गुजरात का दुश्मन मालवा, जब दोनों का ही दुश्मन मालवा है तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राजनीति क्या कहती, दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। और इसी क्रम में संग्राम शाह ने क्या किया, बहादुर शाह की सहायता की मालवा के विरुद्ध, और इसीलिए बहादुर शाह के द्वारा इनको संग्राम शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्या आपको ये समझ में आया। संग्राम शाह की उपाधि उनको किसने दी थी, याद रखिएगा, तो संग्राम शाह की उपाधि दी थी गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। गुजरात के शक्तिशाली शासक बहादुर शाह ने उन्हें संग्राम शाह कहा, क्योंकि उन्होंने रायसेन के युद्ध में उनकी सहायता की थी। नंबर 1। नंबर 2, इस समय अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो है सिकंदर लोदी का शासन था, और सिकंदर लोदी के बाद फिर आता है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का जो विद्रोही भाई है वो भी आया था गढ़ा, तो उसके विरुद्ध जो है उन्होंने इब्राहिम लोदी की सहायता की थी। तो कुल मिलाकर समकालीन राजाओं की कुछ कहानियां लिखी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये मैं पढ़ देता हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। आमरदास एक सफल कूटनीतिक शासक था, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों के अंतर्गत समझा जा सकता है। नंबर 1, आमरदास ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का विश्वास प्राप्त करने हेतु उसके विद्रोही भाई, जिसका नाम था जलाल खां को गड़ा कटंगा से पकड़कर सुल्तान को सौंप दिया। यानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था और उसका एक भाई था जो विद्रोह कर गया था, जिसका नाम था जलाल खां। तो जलाल खां जब विद्रोह करके गड़ा आया तो उसे पकड़कर जो है इब्राहिम लोदी को सौंप दिया। तो दिल्ली के साथ दोस्ती हो गई, यानी दिल्ली के सुल्तान से होने वाले आक्रमण से बच गए।
दूसरी कूटनीति देखिए, उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को रायसेन विजय में सहायता प्रदान कर मित्रवत संबंध स्थापित कर लिए और इसीलिए गुजरात के शासक ने उनको कहा संग्राम शाह, यानी तुम संग्राम में मेरा साथ दिए हो। तीसरी खास बात क्या है, बघेलखंड के शासक बीर सिंह देव के साथ भी उसके संबंध हमेशा मधुर बने रहे, तो ये अच्छी चीज रही, नहीं तो पड़ोसी हमला करते तो दिक्कत होती। एक और है, आमरदास ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह चंदेल की राजकुमारी दुर्गावती से अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह कर चंदेलों को भी क्या कर लिया, अपने संबंधी बना लिया। तो ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां थी आमरदास की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले आमरदास का चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर कुछ बातें इधर उधर की भी करेंगे। अगर हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें एग्जाम ओरिएंटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमरदास ने संस्कृत भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है रस रत्नमाला, और इसी रस रत्नमाला में उनकी 2 पत्नियों का उल्लेख है। उनकी 2 पत्नियों के नाम क्या थे, इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है, उन्हीं की पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है रस रत्नमाला। अर्थात संग्राम शाह या जिनका नाम आमरदास है वो लिखने में भी माहिर थे, तलवार के साथ साथ कलम के भी धनी हैं, और कलम में याद रखिएगा उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रस रत्नमाला। इसके अलावा उनके दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे और उन विद्वान का नाम है दामोदर ठाकुर एवं अनंत दीक्षित, जिसमें ज्यादा चर्चित हैं कौन, याद रखिए, जिसमें ज्यादा चर्चित हैं दामोदर ठाकुर, क्योंकि दामोदर ठाकुर ने उनके समय रहते हुए 2 विशेष ग्रंथ लिखे जिनका नाम है संग्राम शाही विवेक दीपिका, जो इन्हीं के नाम पर है संग्राम शाह, और दूसरा है दिव्य निर्णय। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर ठाकुर नामक विद्वान किस गौड़ शासक के दरबार में रहते थे, तो आपको बताना है संग्राम शाह। संग्राम शाह ने कौन सी पुस्तक लिखी, रस रत्नमाला, और याद रखिएगा संग्राम शाह के दरबार में रहने वाले दामोदर ठाकुर के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय नामक ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम बात करते हैं कुछ सिक्कों की। राजा संग्राम शाह के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, सोना, चांदी, पीतल और तांबे यानी सभी प्रकार के सिक्के चलवाए गए। इनके द्वारा चलवाए गए सोने के सिक्के आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में रखे हैं, ब्रिटेन के संग्रहालय में रखे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर हम बात करें इनके सिक्कों पर, तो इनके सिक्कों पर एक जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने सिक्कों पर खुद को, याद रखिएगा, क्या कहा है, तो खुद को पुलत्स्यवंशी कहा है। ये पुलत्स्यवंशी का क्या कनेक्शन है मैं आपको बताता हूं। गढ़ा के शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था, ये भी याद रखिएगा। गढ़ा के शासक यानी गौड़ शासकों का राजकीय चिन्ह है हाथी दबोचे हुए सींग वाला शेर, यानी एक ऐसा शेर जिसने हाथी को पकड़ रखा हुआ है, जो गढ़ा राज्य में जबलपुर के कोतवाली और गोकुलदास महल में आज भी विद्यमान है। तो याद रखिएगा सिक्का कौन से चलाए, सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के चलाए, और इनके जो सोने के सिक्के हैं आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, ब्रिटिश संग्रहालय में रखे हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनका राजकीय चिन्ह क्या है, हाथी दबोचे हुए सींग वाला शेर, यानी ऐसा शेर जिसने हाथी को कंट्रोल कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2, इनके सिक्कों पर इन्हें क्या कहा गया, पुलत्स्यवंशी कहा गया। इसका किस्सा भी सुन लीजिए। देखिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जब कभी आप गोंड ट्राइब पढ़ेंगे तो गोंड जो लोग हैं वो रावण को अपना वंशज मानते हैं, मतलब रावण से अपना संबंध जोड़ते हैं, नंबर 1। यहां पर जो गौड़ शासक हैं संग्राम शाह के हमें कुछ सिक्के मिले हैं, और इन सिक्कों पर, संग्राम शाह के सिक्कों पर लिखा है पुलत्स्यवंशी। क्या लिखा है, पुलत्स्य कौन है, याद रखिए, पुलत्स्यवंशी लिखा है। तो पुलत्स्यवंशी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुलत्स्यवंशी का क्या मतलब है। देखो, रावण जो थे, रावण के दादाजी का नाम था, रावण के दादाजी का नाम क्या था, पुलत्स्य था। पुलत्स्य ऋषि था जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, पुलत्स्य ऋषि। तो संभवतः इससे ये पता चलता है कि वो गोंड जो लोग हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वो रावण का वंशज कहते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, ये संग्राम शाह किसका वंशज स्वयं को कहता है, तो रावण का वंशज स्वयं को कहता है, क्योंकि इसके सिक्कों पर पुलत्स्यवंशी वर्ड मिला है। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र का पुत्र था जिनका नाम था रावण। रावण की माँ का नाम केकसी और पिता का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कम से कम 50 कमेंट आने चाहिए जिसमें लिखा हो कि रावण के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, उनके सिक्के देख लिए, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देख ली। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद हम कुछ और बातों की बात करेंगे, उनका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। देखिए, उनके बारे में यूं तो हजारों बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कम समय में हम इतनी बातें जानें जो आपके काम की हैं। देखो, आमरदास ने
कई महत्वपूर्ण इमारतों का या स्थापत्य का निर्माण करवाया जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 बाजना मठ बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका कारण है कि वो भैरव दास जी जो थे, याद रखिएगा, भैरव बाबा के उपासक थे। किसके उपासक थे? भैरव के उपासक थे हमारे आमन दास जी। और याद रखिएगा उन्होंने एक तंत्र मंदिर बनवाया है जो बेसिकली तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है बाजना मठ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाजना मठ का निर्माण किसने करवाया था? कहां पर है बाजना मठ? जबलपुर में। किसने बनवाया? संग्राम शाह ने। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ तांत्रिक विद्या का केंद्र है। वटुक भैरव का मंदिर तथा शनि मंदिर भी निर्मित है। याद रखना, आज के बाद कभी पूछा जाए कि संग्राम शाह किसके उपासक थे? भैरव बाबा। नंबर 2 याद रखिएगा, संग्राम सागर नामक उन्होंने एक सरोवर बनवाया था। ये संग्राम सागर कहां पर है? याद रखिएगा जबलपुर में है। और ये बाजना मठ में निर्मित एक कृत्रिम झील है, यानी बाजना मठ के पास में ही निर्मित है, जिसको हम बोलते हैं संग्राम सागर सरोवर। इसके अलावा उन्होंने एक गांव बसाया था, एक जगह बसाई थी जिसका नाम है संग्रामपुर। उन्होंने अपने नाम पर बसाया था, जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, ये कलचुरियों द्वारा बनाए गए पुराने सिंगौरगढ़ के किले के निकट बना हुआ है। लास्ट है चौरागढ़ का किला। चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर जिले में है, याद रखिएगा। तो चौरागढ़ का फोर्ट किसने बनवाया था? याद रखिए, चौरागढ़ का फोर्ट बनवाया है, संग्रामपुर नामक गांव बसाया। संग्रामपुर दमोह में है, चौरागढ़ नरसिंहपुर में है। इसके अलावा संग्राम सागर सरोवर जबलपुर और बाजना मठ जबलपुर, इनके निर्माण के लिए जाना जाता है संग्राम शाह को। अगर आप ध्यान से देखें तो संग्राम शाह की सांस्कृतिक, संग्राम शाह के सिक्के और संग्राम शाह की राजनीतिक उपलब्धियों, और साथ साथ हम लोगों ने उनके निर्माण कार्यों को पढ़ लिया। तो ये थे हमारे वो राजा जिन्हें हम 52 गणाधिपति के नाम से जानते हैं, महान गौड़ शासक जिनका नाम था संग्राम शाह। जिनके बारे में क्या है, जिनके बारे में जानकारी रामनगर प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है कि वो इस पीढ़ी के, याद रखिएगा, गौड़ वंश के 48वें शासक थे, जिनका नाम था संग्राम शाह, जिनका वास्तविक नाम क्या था? आमनदास था। गुजरात के बहादुर शाह ने उन्हें संग्राम शाह की उपाधि दी। उनके पिता का नाम अर्जुन दास था, उनके भाई का नाम जोगीदास या जोगीराज था। इसके अलावा उनकी 2 पत्नियां थी और 2 बेटे थे। बेटों पर हम चलेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, संग्राम शाह के बारे में लिखा हुआ है कि संग्राम शाह ने 52 किलों को जीता था, और इसीलिए रामनगर जो प्रशस्ति है, जब उनके बारे में लिखा जाता है रामनगर प्रशस्ति में, तो उनके लिए एक बात लिखी है कि प्रतापी अर्जुन, उनके पापा का नाम क्या है? अर्जुन दास। प्रतापी अर्जुन सिंह का पुत्र, याद रखिएगा, संग्राम शाह था। और जिस भांति, ध्यान से सुनना, जिस भांति विशाल कपास का ढेर एक छोटी सी चिंगारी से नष्ट हो जाता है, उसी भांति उसके शत्रुगण तेजहीन हो गए थे। मध्यकाल का सूर्य भी उसके प्रताप के सामने धूमिल दिखाई देता था। तो मुझे लगता है किसी दिन ये लाइन पूछेंगे, और पूछेंगे ये लाइन किस गौड़ शासक के लिए है। तो रामनगर प्रशस्ति में उनकी तारीफ करते हुए लिखा हुआ है, याद रखिए क्या लिखा है? जिस भांति विशाल कपास का ढेर, कपास के ढेर में, विशाल कपास के ढेर में एक चिंगारी की वजह से पूरा नष्ट हो जाता है कपास का ढेर, याद रखिए, उस छोटी सी चिंगारी से नष्ट हो जाए, उसी भांति उसके शत्रुगण तेजहीन हो गए थे। ये मध्यकाल के सूर्य भी उसके प्रताप के सामने धूमिल सा दिखाई देता था। मानो सारी पृथ्वी को जीत लेने का उसने निश्चय किया हो, तद अनुसार उसने 52 किलों को जीत लिया था। और ये सारे के सारे 52 जो किले हैं उच्च पर्वतीय श्रेणियों पर स्थित थे, जो विशाल प्राचीरों बुर्जियों से परिलक्षित होते थे, और इस कारण ये दुर्भेद माने जाते थे। अब गौड़ों में एक कहावत प्रचलित है, मैं चाहता हूं आप ये भी सुन लीजिएगा, कल के दिन एग्जाम में आएगी तो आप बता देंगे। गौड़ों में एक कहावत प्रचलित है, क्या प्रचलित है? कि आवन बुध 52 में, आवन बुध 52 में किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा, संग्राम शाह से रिलेटेड है ये कहावत, आवन बुध 52 में। और अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनका साम्राज्य कहां से कहां फैला हुआ था। इतना जानने के बाद मुझे लगता है कि एग्जाम में आने वाले किसी प्रश्न से तो आप नहीं बचेंगे। बाकी गौड़ कौन थे, इनके आदि पूर्वज कौन थे, इनके बारे में कहां से जानकारी मिलती, कलजुनियों से इनका क्या कनेक्शन है, ये जब हम गौड़ डायनेस्टी पढ़ेंगे तो गौड़ डायनेस्टी के इतिहास में पूरा गौड़ वंश में आपको समझाऊंगा। आज की कहानी केवल 52 गणाधिपति यानी संग्राम शाह के बारे में थे। अब इनके जो राज्य है उसमें जो 52 किले और इनका जो साम्राज्य था वो इंग्लैंड के बराबर था, ऐसा कहा जाता है। वज्र प्राहे पर्वते प्रौढ़ गाड़ेस, इस तरीके से एक संस्कृत श्लोक लिखा हुआ है। उसके बाद इनके जो 52 किले हैं उनके बारे में बताया गया, जो वर्तमान 13 जिलों में अवस्थित हैं। जैसे कि एक है गढ़ा जबलपुर का, एक मारूगढ़ है, पचेल है, सिंगौरगढ़ है, अमोदा है, कनौजा है, बगसरा है, टीपागढ़ है, रामगढ़ है, प्रतापगढ़ है, अमरगढ़ है, देवगढ़ है, पाटनगढ़ है, फतेहपुर है, ऐसे करके सारे नाम लिखे हैं। और इनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, ध्यान से सुनिएगा। इनका साम्राज्य पूर्व में रतनपुर झारखंड प्रदेश से पश्चिम में मालवा तक, जिसकी लंबाई 150 कोस थी,
और उत्तर में पन्ना, यानी ऊपर में पन्ना से लेकर याद रखिएगा दक्षिण में दक्कन बरार तक, जिसकी चौड़ाई 80 कोस थी, वह राज्य गढ़ा कटंगा था। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो संग्राम शाह का साम्राज्य लगभग इंग्लैंड के क्षेत्रफल के बराबर था। इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती गोंड शासकों के लिए, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। 4 डायरेक्शन उनके साम्राज्य की लिख दी गई, जैसे 4 डायरेक्शन होती हैं। तो उत्तर में उनका साम्राज्य कहाँ से है, याद रखिएगा उत्तर में पन्ना से फैला था, और दक्षिण में कहाँ तक है, तो दक्षिण में बरार तक था, बरार। और इसकी जो लेंथ है वो 80 कोस थी, 80 कोस ये फैला था। अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में झारखंड तक फैला था, और याद रखिएगा पश्चिम में कहां तक फैला था, मालवा, पश्चिम में मालवा तक फैला था। और इसकी जो लंबाई है वो 150 कोस थी, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए उनका साम्राज्य कहा जाता है इंग्लैंड के बराबर था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पश्चिम में रायसेन और पूर्व में रतनपुर। अब तो मेरे ख्याल से रतनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ होना चाहिए, झारखंड नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से लेके मालवा के रायसेन तक, और ऊपर से पन्ना से लेके बरार तक फैला हुआ था। इतना बड़ा एम्पायर था हमारे किसका, संग्राम शाह का। तो संग्राम शाह के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य किसके बराबर था, इंग्लैंड के इक्वल था। तो ये थे हमारे महान गोंड शासक, जिनके बारे में जितने भी जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने आप लोगों को समझाए। मुझे उम्मीद है ये जो सीरीज हमारी पहले चल रही थी, ये सीरीज कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो गई थी, लेकिन आज से मेरा प्रयास है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से दोबारा से कंटिन्यू कर सकूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वीडियो पर आप लोगों का क्या रिस्पांस मिलता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आया है। अगर आपको ये पसंद आया तो ढेर सारे कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में सभी लोग बताएंगे कि रावण के पिता का नाम क्या था। बाकी संग्राम शाह की राजनीतिक उपलब्धियां, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनके सिक्के, उनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, उनके बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, रामनगर का प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए छोड़ के जा रहा हूं, रामनगर का प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है और रावण के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।